हेलो साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चरण क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इससे पहले 1909 और 1919 के अधिनियम का पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। 1935 के भारत शासन अधिनियम की हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा आधे से अधिक संविधान, जैसे हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, तो लगभग उनमें से जो 250 आर्टिकल्स हैं वो इसी अधिनियम से लिए गए हैं। वो कहाँ से लिए गए हैं मेरे साथियों? इसी अधिनियम से लिए गए हैं। और इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह अधिनियम हमारे लिए कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो बात करते हैं हम 1935 के अधिनियम की। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही जो इस अधिनियम को बनाया गया या ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को पास कर भारत भेजा गया। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भाई, जैसे हमने 1919 का जो अधिनियम पढ़ा था, उससे पहले 1916 में जो होम रूल लीग स्थापित हुई थी, उसमें 1916 में जो होम रूल लीग स्थापित हुई थी, उनके कार्यों के कारण बोला गया था ब्रिटिश संसद द्वारा कि आपको प्रथम विश्व युद्ध जो 1918 में समाप्त होगा, उसके बाद आपको स्वशासन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको स्वशासन दे दिया जाएगा, फिर आप जानो और आपका काम जाने। परंतु जब 1919 का अधिनियम आया तो हमने देखा कि किस तरह भारत के शासन को और भी कठिन बना दिया गया, ना कि हमें स्वशासन दिया गया। एक बार 1909 में हमारे साथ धोखा हुआ और एक बार 1919 में हमारे साथ धोखा हुआ। इस प्रकार 2 बार तो हमारे साथ धोखे हो चुके हैं। इसलिए अब भारतीयों को विश्वास नहीं था कहीं से कहीं तक कि भाई हम अंग्रेज़ों पर विश्वास कर सकें। और इसके परिप्रेक्ष्य में जो 1919 का जो अधिनियम आया था, इसकी जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। क्या भेजा गया था मेरे भाई? साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। साइमन कमीशन तो क्या था, क्यों भेजा गया? क्योंकि 1919 के अधिनियम में अंग्रेज सोच रहे थे या ब्रिटिश संसद सोच रही थी कि हमने ऐसा क्या लिख दिया 1919 के अधिनियम में जो विरोध लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई और क्रांतिकारी जो थे अपने चरम पर थे या पूर्ण रूप से अपने ताव पर थे। तो उसी के कारण जैसे कि 1928 में, उसके बाद क्या हुआ, जब 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में जब इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे, तो लाला लाजपत राय को पंजाब में लाठी मार कर मार दिया गया। तो जब यह खबर भगत सिंह को लगी, तो भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को मारने वाले जो व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति, उनका नाम था मेजर सार्जेंट को गोली मार दी और इस प्रकार भगत सिंह पर हत्या का मुकदमा दायर हो गया और उन्हें इसी के लिए फांसी दे दी गई। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, 1927 की साइमन कमीशन के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, 1930, 1931 और 1932, इन तीनों में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। क्या बुलाए गए? 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, जो कि इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आप ही आकर बता दीजिए। जब क्या हुआ, जब 1919 के अधिनियम का इस प्रकार विरोध किया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा भारतीयों से कि आप खुद ही आ जाइए। और कुछ इस प्रकार की गोल बेंच होती है यहाँ पर
वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मुख्य बैठते हैं, बाकी इधर सभी सदस्य बैठे होते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि आप खुद ही आ जाइए, आप और हम बात कर कर अधिनियम बनाते हैं कि भारत के अधिनियम को कैसा होना चाहिए या कौन सा प्रावधान हम रखें और कौन सा ना रखें। तो इस प्रकार बुलाया गया। तो एकमात्र जो व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो व्यक्ति थे वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरे और तीसरे सम्मेलन में कौन? गांधी जी। गांधी जी जो थे दूसरे और तीसरे सम्मेलनों में शामिल हुए। इस समय क्या था? इस समय यह था कि पूरे भारत में यह डर था या यह आशा थी पूरे भारत को कि भाई 1932 में और 1931 के गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी भगत सिंह की रिहाई की बात करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये हुआ बैकग्राउंड। उसके बाद देखिए 1927 की साइमन कमीशन, इसकी रिपोर्ट के आधार पर और 3 गोलमेज सम्मेलनों के इनके जो विचार थे या इन पर हुई जो चर्चाएं थी, इन पर चर्चाएं और एक श्वेत पत्र था जो कि कब जारी किया गया था? तो 19 अक्टूबर 1934 को। देखो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। एक हो जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हुई चर्चाएं, और एक हो जाएगा श्वेत पत्र जो कि 19 अक्टूबर 1934 को जारी किया गया। इन तीनों के आधार पर 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। 1935 के आधार क्या थे अधिनियम के? तो ये तीनों बातें 1935 के अधिनियम का आधार बनी। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम की अब हम बात करने वाले हैं। ये हो गया कुछ बैकग्राउंड। उसके बाद बात करेंगे 1935 के अधिनियम की। तो जैसा कि आप सभी को समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो ठीक है फ्रेंड्स, 1935 का जो अधिनियम आया था, इस समय जो ब्रिटिश क्राउन थे, ब्रिटिश क्राउन कौन थे? तो ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। ध्यान रखिएगा बात को, जॉर्ज पंचम थे। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे भाई? वेलिंगटन इस समय भारत के वायसराय थे। और 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि यह संसद, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू किए जाने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 395 भारतीय अनुच्छेद में, जो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है वर्तमान में, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो इस बात से आप इस बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अधिनियम कितना विशाल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। देखिए आप, पूरे 321 अनुच्छेद थे, जिनमें से लगभग 250 अनुच्छेद को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और उसके बाद इसमें 10 अनुसूचियाँ थीं। 10 अनुसूचियाँ थी और इसमें 14 भाग थे मेरे भाई, 14 भाग थे मेरे दोस्तों। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 इसमें भाग थे। ठीक है, तो यह 321 अनुच्छेदों वाला एक विशाल अधिनियम था जो कि भारत भेजा गया था। अब हम इसमें बात करेंगे प्रावधानों के बारे में कि इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए। ठीक है, तो हम प्रावधानों की इसमें करते हैं बात। अब तो इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया? देखिए, सबसे पहला प्रावधान इसमें एक अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय
एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया या एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का इसमें एक प्रावधान किया गया। और यह अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा या कौन कौन इसमें शामिल होंगे, तो इस बात का भी इन्होंने बताया, इस बात के बारे में भी अंग्रेज़ों ने बताया। ठीक है भाई। इस अधिनियम में यह लिखा था कि जो उस समय भारत में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, यह जो अखिल भारतीय संघ है वो इन सभी से मिलकर बनेगा। जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे और जो 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे, 6 कमिश्नरी क्षेत्र, और इनके बाद जो बचे कुचे देसी रियासत थी, इनके बाद जो बची कुची देसी रियासतें थी, उन सभी से मिलकर यह संघ बनाया जाएगा। 11 ब्रिटिश प्रांत से, 6 कमिश्नरी क्षेत्र से और देसी रियासतों से। इसमें यह प्रावधान किया गया था सबसे पहला। उसके बाद यह संघ नहीं बन सका क्योंकि देसी राजाओं ने या देसी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम 1919 और 1909 में देख चुके हैं, तो इस प्रकार का संघ बनाने की हम अनुमति नहीं देते। और एक पर्पस से और देखिए आप इस चीज़ को कि कोई भी राजा है वह अपने ऊपर किसी उच्च शक्ति का प्रभाव क्यों होने देगा। जैसे आज यदि कोई घर का मालिक है तो वह क्यों चाहेगा कि कोई और मालिक मेरे ऊपर राज करे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए ये देसी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने किसी भी प्रकार से इस भारतीय संघ को बनाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए यह योजना उन अंग्रेज़ों की विफल रही। सबसे पहला प्रावधान 1935 के अधिनियम में। दूसरा प्रावधान क्या किया गया? दूसरा प्रावधान इसमें किया गया कि केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इसका अर्थ समझिए आप। जब हमने 1919 का अधिनियम देखा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था, जिसमें सभी विषयों को 2 प्रकार से बांटा गया था, एक आरक्षित रूप से और एक हस्तांतरित रूप से 2 भागों में बांटा गया था। इन पर जो नियंत्रण था उनका था वायसराय प्लस उसकी कार्यकारिणी परिषद का, और जो नीचे वाले थे इनमें वायसराय प्लस मंत्री परिषद का। इस प्रकार से कुछ नियंत्रण हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, 1935 में जो प्रांतों में द्वैत शासन था इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसे पूर्णतः समाप्त करके इस द्वैत शासन को केंद्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया या इसे केंद्र में भेज दिया गया। तो केंद्र में क्या प्रावधान किए गए द्वैत शासन में? इसमें सबसे पहले यह बोला गया कि जो केंद्र थे, मतलब केंद्र में द्वैत शासन जो विषय थे इन सभी विषयों को 3 भागों में बांटा गया। कैसे कि एक रखा गया परिसंघ सूची या संघ सूची, और एक रखा गया क्या, प्रांतीय सूची। अब देखिए जो परिसंघ सूची थी इनमें उन विषयों को रखा गया जिनमें केवल जो केंद्र था या केंद्रीय विधान परिषद थी वह कानून बनाने का अधिकार रखती थी। इनमें सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद कानून बनाने का अधिकार रखती थी। और जो प्रांतीय सूची थी उनमें उन विषयों को रखा गया जिनमें प्रांत कानून बना सकती थी। और इसके बाद भी कुछ विषय ऐसे रह गए थे जिनमें जो प्रांतीय सूची में और परिसंघ सूची में दोनों में शामिल नहीं हो पाए थे। तो उन विषय को एक अलग से सूची बनाकर, एक अलग से समवर्ती सूची बनाकर जोड़ा गया। तो 3 प्रकार की सूचियां इस प्रकार से बनाई गई, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जो कि आज भी हमारे संविधान में पर्याप्त लिखित है, इसी प्रकार से वर्णित है। ठीक है भाई।
यह दो प्रावधान हो गए। पहला प्रावधान देखा हमने कि एक संघ बनाने का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ, वह पूर्ण नहीं हो पाया। और दूसरा प्रावधान देखा कि द्वैत शासन लागू किया गया। इसमें तीसरा प्रावधान क्या किया गया देखिए आप, इसमें क्या गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता का। क्या किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता की इसमें बात की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले प्रांतों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी। जैसे 1919 के अधिनियम में हमने देखा कि 1919 के अधिनियम में जो था, सभी विषयों में वायसराय का कहीं न कहीं हस्तक्षेप था, हस्तांतरित मामले में भी और आरक्षित मामले में भी और हस्तांतरित मामले में भी, दोनों जगह जब तक वायसराय शामिल नहीं होता था तब तक कानून नहीं बनता था। लेकिन 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई कि आप वायसराय से बिना पूछे भी कानून बना सकते हैं। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था और उन्हें स्वशासित, इसी में उन्हें स्वशासित संवैधानिक आधार दिया गया। प्रांतों को स्वशासित संवैधानिक अधिकार कब दिया गया, तो 1935 में दिया गया। मैं लिख देता हूँ, स्वशासित संवैधानिक अधिकार दिया गया। उसके बाद इसमें एक प्रावधान और किया गया इसी में कि भाई 6 प्रांत थे उनको द्विसदनीय बनाया गया। पहली बार द्विसदनात्मक 6 प्रांतों को बनाया गया, जिसमें हम जानते हैं कि प्रांतीय परिषद, और जैसे आज होता है हमारा कि विधानसभा और विधान परिषद, तो कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। तो देखिए आप किस प्रकार से बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बनाया गया बंगाल को द्विसदनात्मक बनाया गया। किसको बनाया गया, बंगाल को द्विसदनात्मक बनाया गया। मद्रास को द्विसदनात्मक बनाया गया। बम्बई को द्विसदनात्मक लिख देता हूँ, बम्बई को, यहाँ पर मद्रास को द्विसदनात्मक बनाया गया। उत्तर प्रदेश को द्विसदनात्मक बनाया गया। और उड़ीसा और बिहार को और उड़ीसा, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास, इन 6 प्रांतों को द्विसदनात्मक बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इसी में यह प्रावधान किया गया। इसके बाद कुछ प्रावधान और किए गए, जैसे देखिए आप, कुछ स्थापनाएं की गई जो कि आज भी हैं। जैसे 4th नंबर पर हम देखेंगे स्थापना के बारे में, किन किन चीज़ों की यहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, तो स्थापना में सबसे पहली स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसको हम कह सकते हैं उस समय का एक संघीय न्यायालय बनाया गया। एक संघीय न्यायालय बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, तो यह नई दिल्ली में बनाया गया। जो कि वर्तमान समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट है। 1773 वाला वो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्थापना इसमें की गई कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई, जो कि आज भी भारत में कार्यरत है और भारत का महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा बैंक है, जो बैंकों को कर्जा देता है या बैंकों को चलाता है। भारत का संपूर्ण जो रुपया पैसा वो आरबीआई ही संभालता है। उसके बाद इसमें कुछ प्रांतों में बदलाव किए गए। ठीक है, इसमें प्रांतीय बदलाव क्या हुए देखिए आप, या सीमा में परिवर्तन। 5वां प्रावधान, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले जो बरार प्रांत था,
बरार प्रांत था उसे मध्य प्रांत में मिलाया गया। मध्य प्रांत में 1936 में मिलाया गया। इस बात को आप जब मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, जब आप मध्य प्रदेश का गठन पढ़ते हैं तो उसे आप इस बात को डिटेल में समझेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बर्मा, जो बर्मा है आज का म्यांमार, बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। भारत के शासन से अलग कर दिया गया और 1937 में ही दो, जैसे सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए। दो नए प्रांत बनाने के साथ ही इस उड़ीसा को द्विसदनात्मक बनाया गया था 1937 में। और इसमें क्या प्रावधान किए गए अब फैक्ट के रूप में जानते हैं। ये तो हो गए हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रावधान। इसके बाद हम कुछ अन्य प्रावधान देखते हैं जो इन सभी में शामिल नहीं हुए हमसे। ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं अन्य में, तो भारत परिषद जो लंदन में था, भारत सरकार जिसे हम कहते हैं, जिसकी स्थापना 1858 में की गई थी जब महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन संभाला था। तो भारत सरकार जो 1858 में बना था उसे समाप्त कर दिया गया। कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत सरकार को समाप्त कर दिया गया। और इसमें पहला हो गया। दूसरा प्रावधान क्या किया गया? दूसरा किया गया कि जो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चल रहा था, जो सांप्रदायिक प्रणाली उसका और भी विस्तार किया गया। सांप्रदायिकता का और भी विस्तार करके दलित, मजदूर और महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद इस अधिनियम को 3rd नंबर पर देखिएगा आप, ये फैक्ट के रूप में हैं, वो पॉइंट हमारे हो चुके हैं। ये 6 से 7 हमारे फैक्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसे संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या किया गया? जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1919 में जब जो अधिनियम आया था उसके तहत 1923 में एक कमेटी गठित कर 1926 में यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसी के समान 1935 के अधिनियम में जब अधिनियम आया था तो इसमें प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग या पीएससी प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। देखिए, यूपीएससी का गठन 1926, पीएससी का गठन 1935। ठीक है भाई। उसके बाद इस अधिनियम में और क्या प्रावधान किए गए? तो इस अधिनियम में यह 5वां प्रावधान था कि आपातकाल, देखिए लिखता हूँ, आपातकाल तथा अध्यादेश राष्ट्रपति को जो आपातकाल और अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं वो हमारे भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं। जबकि यदि हम बात करें वायसराय की, तो वायसराय को यह शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात कर रहा हूं, तो यह शक्तियां 1861 के अधिनियम में दी गई थी। परंतु यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान में यह कहां से लिया गया है कि राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्ति दी गई है, वह 1935 के अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप सोच रहे होंगे, केंद्रीय विधान परिषद। तो केंद्रीय विधान परिषद में यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, वही की वही सीटें राज्य परिषद में 260 और विधानसभा में 375
वही की वही रखी गई। उसके बाद मतदान 10% का तो 10% है, और सांप्रदायिक प्रत्यक्ष व समिति मताधिकार सीमित मताधिकार के द्वारा चुनाव कराया गया। तो आप पीछे जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद, इतना सब होने के बाद इस अधिनियम में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों की बात करते हैं। तो इस अधिनियम में कमियां क्या थी या किन बातों का इसमें अभाव था, किन बातों का इसमें अभाव था, आइए जानते हैं। तो इस अधिनियम में यदि मैं कमियां और अभाव की बात करूं तो इसमें देखिए आप, हम बात करते हैं कमियों के बारे में। तो कमियां इसमें सबसे पहली थी कि इसमें प्रस्तावना का कोई भी उल्लेख नहीं था, इसमें प्रस्तावना का कोई भी उल्लेख नहीं था। सेकंड नंबर पर लिखित संविधान, लिखित संविधान का कोई वर्णन नहीं था। थर्ड नंबर पर मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों का। 1935 के अधिनियम में था तो बहुत कुछ, परंतु प्रस्तावना, लिखित संविधान, मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के विषय में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। तो इतना कुछ होने के बाद भी 1935 के अधिनियम में ये सब कमियां रह गई थी। और इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतीय जो उस समय के राजनेता थे या हमारे जो भारतीय सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा देखिए, उन सभी के मत को हम जानते हैं। जैसे परिप्रेक्ष्य में मतों की बात करें तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए, हम बोलेंगे आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू जी ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। उसके बाद एक और बोला इन्होंने, क्या कहा कि दास्तां का अर्थ होता है गुलामी, दास्तां का एक नया अधिकार पत्र, दास्तां का एक नया अधिकार पत्र की संज्ञा भी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को दी। उसके बाद इसमें दूसरा मत कहा गया, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या कहा गया कि यह अधिनियम जो 1935 का अधिनियम है, यह अधिनियम यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक है, परंतु अंदर से खोखला है। देखिए, लिखने पर मत जाइए, राइटिंग बहुत ख़राब है। यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक है परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला है। 1935 के परिप्रेक्ष्य में, 1935 के अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में यह वाक्य मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 1935 का अधिनियम था, जो कि थोड़ा बड़ा है और इसे पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और हमारा सेशन यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं अच्छी वीडियोज़ आपको समय से मिल सकें।